दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको मौसम बदलते ही सर्दी जुकाम छींक की समस्या बनी रहती है और इस वजह से वो पूरे साल परेशान रहते हैं। बहुत से ऐसे भी हैं जिनको यह बीमारी कई सालों से लगातार बनी हुई है और बहुत से इलाज लेने के बाद भी उनमें बहुत ज़्यादा असर नहीं दिखता या कोई भी लाभ होता हुआ नहीं दिखता है। ऐसे में उनको समझ में नहीं आता है कि क्या करें और क्या ना करें। और इस बीमारी के कारण जो है हर दूसरे तीसरे महीने वो किसी न किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर उनको कुछ दवाइयाँ देते हैं जिससे बीमारी 2 दिन 4 दिन ठीक रहती है और फिर से वापस आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है और इसका जो है अस्थायी इलाज क्या है, हम इस विषय पे आज के वीडियो में बात करेंगे। तो आज का विषय है कि अगर किसी को बार बार सर्दी जुकाम छींक की समस्या बनी रहती है तो ऐसे में उसको क्या करना चाहिए। तो आज का जो विषय है वह है कि सर्दी जुकाम और छींक की अगर समस्या हो तो किन उपायों के द्वारा जो है आप इसका एक अस्थायी समाधान कर सकते हैं। तो ओपीडी में बहुत से ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनकी समस्या रहती है कि जो उनका नाक हमेशा बंद रहता है या वो ठीक से सांस नहीं ले पाते, उनको छींक बहुत ज़्यादा आती है। बहुत से रोगी ऐसे भी आते हैं जिनको छींक के साथ साथ उनकी आंखें भी लाल हो जाती हैं और आंखों से लगातार पानी आता रहता है, नाक से पानी टपकता रहता है। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा वो परेशान होते हैं क्योंकि बार बार छींक आने से वो किसी भी अपनी डेली जो है दिनचर्या उसको सही से नहीं कर पाते या छींकने की वजह से उनको सीने में दर्द होने लगता है, आंखें लाल हो जाती हैं और बहुत सी समस्याएं बनी रहती हैं। तो ऐसे में बहुत इलाज भी करके आते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा उनका फ़ायदा नहीं मिलता है। इस बीमारी को जो है आयुर्वेद में प्रतिशाय नाम से कहा जाता है या मॉडर्न में एलर्जिक राइनाइटिस नाम से या साइनोसाइटिस नाम से आपका उल्लेख मिलता है और इसके लक्षण जो है इन बीमारियों से मिलते जुलते हैं। आयुर्वेद में इन सारे लक्षणों को प्रतिशाय नाम से जाना जाता है और इसका एक बहुत ही बेहतर जो है उपाय आयुर्वेद में बताया गया है, जिनको कि अगर आप नियमित रूप से इनका पालन करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा इस बीमारी में लाभ मिलता है। तो इन सब जो है जो भी समस्याएं इनका कारण क्या है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो प्रमुख कारण होते हैं उनको, क्योंकि जब तक हम कारण को नहीं जानेंगे उनसे हम अपना बचाव नहीं कर सकते। तो जो सबसे पहला कारण है वो है तापमान में लगातार बदलाव होते रहना। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि जो अभी सीज़न चल रहा है इसमें दिन में गर्मी ज़्यादा होती है और रात में आपको ठंड लगने लगती है। ठंड के बाद जो आपका होली का समय का सीज़न आता है उस समय जो है पॉलेंस बहुत ज़्यादा उड़ते हैं और सूखी हवा चलने से हवा में धूल बहुत ज़्यादा होती है, तो उनकी वजह से भी बार बार एलर्जी होने लगती है। फिर बारिश में देखें तो बारिश में भी बहुत ज़्यादा जो है नमी होने की वजह से बार बार इसकी समस्या बनी रहती है। इसके अलावा जो है अगर हमने कोई जानवर पाल रखा है, जैसे कि बहुत से लोग शौकिया जो है कुत्ते या बिल्ली पाले रहते हैं, तो उनके जो बाल हैं उसमें भी बहुत से ऐसे जो आपके धूल रहते हैं और पॉलेंस रहते हैं जिनकी वजह से बार बार एलर्जी होती रहती है। या जहाँ पे हम सोते हैं जो भी हमारे गद्दे हैं या चादर हैं उसमें भी अगर बाहर बहुत ज़्यादा धूल है तो धूल धीरे धीरे उस पर बैठने लगती है और जब हम सोने जाते हैं तो धूल उड़कर नाक में जाती है, जिसकी वजह से रात में ज़्यादातर छींक और खांसी की समस्या होने लगती है। इन सब के अलावा जो है जो एक और महत्वपूर्ण जो कारण है वह कि प्रदूषण। आजकल इतनी ज़्यादा जो है मार्केट में या सड़कों पर गाड़ियाँ चलने लगी हैं, उसकी वजह से वातावरण में हमेशा जो है आपका प्रदूषण का स्तर काफ़ी ज़्यादा बना रहता है और ये जब फेफड़े में जाते हैं, लंग्स में जाते हैं तो वहाँ पे हमेशा एलर्जी कॉज करते हैं, जिसकी वजह से छींक और खांसी की समस्या बनी रहती है। तो ये ऐसे प्रमुख कारण हैं जिनसे कि हमको बचना चाहिए और अगर हम इनसे बचाव कर लेते हैं तो आधी बीमारी आपकी वैसे ही ठीक हो जाती है। अब देखते हैं कि इन सारी बीमारियों से हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। तो जो अब तक हमने कारण बताया, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप इन सभी कारणों से बचें। यानी कि जब भी वातावरण में तापमान बदले तो उस मौसम के अनुकूल हमको कपड़े पहनने चाहिए। यानी कि अगर ठंड ज़्यादा है तो ठंड वाले गर्म कपड़े हमको पहनने चाहिए। जब भी हम बाहर जाएं तो धूल और धुएं से बचें। और इनसे कैसे बच सकते हैं कि इसके लिए हम अपना जो है मास्क का प्रयोग करें। तो मास्क के प्रयोग से जितने भी प्रदूषित वायु है वो हमारे जो लंग्स में नहीं जाती है और इससे हमको जो भी एलर्जी वाली समस्या है काफ़ी हद तक कम हो जाती है। एक और कॉमन समस्या है कि अधिकांश लोग जो एसी में रहते हैं तो उनको भी इसकी समस्या हमेशा बनी रहती है, क्योंकि एसी की जो हवा है काफ़ी ठंड होती है और ड्राई होती है। तो अगर हम एसी में रहते हो और उसकी वजह से अगर समस्या है तो ऐसे में हमको एसी में रहने से खुद को बचाना चाहिए। सोते समय हमको अपने जो भी बेड है, चादर है और जो तौलिया है उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से साफ़ करना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा भी धूल रहेगा तो सोते वक्त जो है
वो हमारी नाक में जाता है और एलर्जी कॉज करता है, जिसकी वजह से पूरी जो है रात ख़राब हो सकती है, सर्दी जुकाम खांसी वाली समस्याएं हो सकती हैं। तो सोने से पहले अपने बेड को, तौलियों को, चादर को अच्छी तरह से हमें साफ़ कर लेना चाहिए। अगर हमारे घर में कोई भी पालतू जानवर हो तो उससे हमको खुद को बचाना चाहिए, क्योंकि अक्सर होता है कि बहुत से ऐसे पॉलेंस हैं या पॉल्यूटेंट्स हैं जो इनके बालों में रहते हैं, और अगर वो हमारे संपर्क में आते हैं तो उनसे हमको एलर्जी हो जाती है, और एलर्जी की वजह से हमको बार बार सर्दी जुकाम और खांसी की समस्या बनी रहती है। तो जो भी बड़े बाल वाले जानवर हैं उनसे हमको अपने को दूर रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अचानक एसी में रहते हैं और उठ के बाहर चले जाते हैं और बाहर का तापमान काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। तो ऐसे जो है अचानक तापमान के बदलाव से खुद को बचाना चाहिए, यानी कि अचानक बहुत अधिक ठंड से बहुत अधिक गर्म माहौल में नहीं जाना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि आयुर्वेद में कौन सी ऐसी औषधियाँ हैं जिसका अगर हम प्रयोग करते हैं तो हम इसमें काफ़ी हद तक इसको नियंत्रित कर सकते हैं। तो इसके लिए आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियाँ बताई गई हैं, लेकिन आपको इन औषधियों का प्रयोग किसी भी वैद्य की सलाह से ही करना है। यहाँ जो भी हम औषधियाँ बताएंगे सिर्फ आपको जानकारी के लिए बताएंगे, लेकिन जो भी इनकी मात्रा है, आपको कितनी प्रयोग करनी है, किसके साथ करनी है और कब करनी है या कितने दिन तक करनी है, इसका निर्धारण जो है एक वैद्य ही कर सकता है। तो इन दवाओं का जब भी आपको प्रयोग करना हो तो आसपास के किसी भी योग्य वैद्य से मिलें और उसके बाद वैद्य के परामर्श से ही प्रारंभ करें। दवाओं के साथ साथ कुछ हम आपको घरेलू उपाय भी बताएंगे जिनको कि आप आसानी से घर पे ही कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला उपाय है कि हर एक घर में तुलसी आसानी से उपलब्ध होती है, तो आप नियमित रूप से तुलसी के 4 से 5 पत्ते या तो आप ऐसे ही चबा लें या इनका जो है काढ़ा बनाकर पी लें। तुलसी के साथ साथ आप चाहें तो इसमें अदरक या काली मिर्च का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये जो तीनों औषधियाँ हैं इनका जो है प्रयोग हज़ारों साल से होता चला आ रहा है और ये सभी हमारे जो है किचन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। तो और सबके घर में यह उपलब्ध भी होती है, तो आप इनका नियमित प्रयोग कर सकते हैं, अदरक का, तुलसी का, मरीच का, और इसके प्रयोग करने से आपको अपनी बीमारी में काफ़ी हद तक लाभ मिलेगा। इसके अलावा एक वासा नामक पौधा होता है, आपके आसपास भी मिल सकता है। तो वासा का जो है तो वासा का स्वरस यानी कि इसकी पत्तियों को निचोड़ लें और उसका रस निकाल कर पीने, इससे भी आपको काफ़ी हद तक लाभ मिलता है। सबके घर में अदरक पाया जाता है और अदरक के साथ साथ सबके घर में सौंठ भी उपलब्ध रहता है। तो सौंठ जो है इसकी तासीर काफ़ी गर्म होती है, तो सौंठ का पाउडर लेकर आप इसको दूध में उबालें और उसको डेली रात में पिए। तो सौंठ जो है इतना ज़्यादा प्रभावी होता है कि यह अकेला ही आपके इस रोग को ठीक करने में सक्षम है। तो नियमित रूप से आप सौंठ का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको बार बार एलर्जी की समस्या हो तो सौंठ के अलावा आप हल्दी का बना हुआ दूध, जिसे कि टर्मेरिक लाटे भी कहा जाता है या गोल्डन मिल्क के नाम से भी हर जगह उपलब्ध है, या सबसे बेहतर यह है कि आप इसको घर में ही ताज़ी हल्दी ले लें और उसको उबालकर दूध में आप पिएं। तो इससे काफ़ी हद तक जो भी एलर्जी वाली समस्याएं आपकी दूर हो सकती हैं। तो ये तो थे कुछ घरेलू उपाय। इसके अलावा हम औषधियों की बात करते हैं। तो औषधियों में जो बहुत से ऐसी औषधियाँ जो काफ़ी ज़्यादा प्रभावी हैं, तो इसमें कुछ काढ़े हैं, जैसे कि सिरसादी काढ़ा आप ले सकते हैं और गोजीवादी काढ़ा ले सकते हैं। तो ये दोनों इस रोग में काफ़ी ज़्यादा प्रभावी हैं। इसके अलावा औषधियों की बात करें तो लक्ष्मी विलास रस है, महालक्ष्मी विलास रस है, इनके प्रयोग से आपको काफ़ी लाभ मिलता है। अमृता सत्व या गुडुचि के प्रयोग कर सकते हैं। ये दोनों जो है आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करने में काफ़ी मदद करती हैं और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। इन सब के अलावा चित्रक हरित की एक औषधि योग है जो आसानी से हर जगह उपलब्ध है। इसको गर्म पानी से लेते हैं तो आपकी समस्या काफ़ी हद तक ठीक हो सकती है। औषधियों के अलावा एक पंचकर्म का भाग है नस्य। तो नस्य जो है प्रतिस्याय में, यानी कि एलर्जिक राइनाइटिस कहें या साइनोसाइटिस कहें, तो इसमें काफ़ी हद तक लाभ पहुंचाता है। तो नस्य के लिए आप अणु तेल का प्रयोग कर सकते हैं या षडबिंदु तेल का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे उपाय थे जो हमने आपको इस वीडियो में बताया, और अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी बीमारी में काफ़ी हद तक लाभ मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ कुछ ही औषधियों की बात की है। ऐसे तमाम असंख्य औषधियाँ हैं आयुर्वेद में बताई गई हैं जिनका प्रयोग से आपको बहुत अधिक लाभ मिलने की संभावना है। तो जब भी आपको ऐसी बीमारी हो या आपके किसी रिश्तेदार को या मित्र को समस्या हो, तो इसके लिए जो भी आपके पास योग्य चिकित्सक हो, वैद्य हो, आप उनसे एक बार सलाह लें। किसी भी योग्य वैद्य की सलाह से अगर आप इन औषधियों का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आपको जो है इस रोग में लाभ मिलेगा।
तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।